हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल कंप्यूटर ज्ञान अंकित भाटी सर का बुक से टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो आइए देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे आज पढ़ना है। यहाँ पे कोई एमसीक्यूज आज आपको नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना है। क्या है? पहला कह रहा है कि एक्यूमुलेटर एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। ठीक है, अब अगला चलिए। कह रहा है एक्टिव सेल स्प्रेडशीट में प्रयुक्त होने वाला वह सेल जिसमें यूजर मौजूदा समय में कार्य कर रहा होता है एक्टिव सेल कहलाता है। अब आगे की ओर चले। अब अगला बिंदु कह रहा है कि एक्टिव डिवाइस वह उपकरण जिसमें कोई कार्य विद्युत प्रवाह द्वारा एडिट किया जाता है एक्टिव डिवाइस कहलाता है। अगला बिंदु पे क्या दिया है आपको कि एक्टिव विंडो यानी कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है एक्टिव विंडो कहलाती है। आगे की ओर चले। अब अगला बिंदु पे ध्यान दीजिए। कर एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में क्या होता है कि किसी कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का वह क्रम जिसमें कंप्यूटर द्वारा किसी भी कार्य को पूरा किया जाता है और कंप्यूटर पर उपलब्ध किसी भी डाटा से प्रोग्राम के द्वारा लोगों की समस्या का एक उचित हल निकाल सके, वही एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, अगला है अलाइनमेंट। वो जो जितने सारे एमसीक्यूज कराए हैं एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में, वहाँ पे अलाइनमेंट ये सब जो था एल्गोरिथम, बहुत सारा आपको बात जो रहा होगा, जो आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में जानकारी है नहीं, वह सारा चीज़ का जानकारी आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, तो अलाइनमेंट के बारे में तो हो गया है ना कि किसी भी प्रकार के डेटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही अलाइनमेंट कहते हैं। अब आइए आगे की ओर। कह रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक। क्या? अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फाबेट और नंबर के समुच्चय को अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। इसमें ए से जेड अक्षरों तक और 0 से 9 अंकों के समुच्चय होते हैं। अगला है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इसको कैसे पढ़ेंगे इसको कि यह सीपीयू के कंपोनेंट का मुख्य एग्जीक्यूशन भाग है। यह अधिक संख्या में अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं कर सकता है। ठीक है, अगला बिंदु पे ध्यान दीजिए। कह रहे कि एनालॉग कंप्यूटर ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की सहायता से गणनाएं नहीं करते हैं बल्कि लगातार संकेतकों को मापकर गणनाएं करते हैं। अगला है आपका बिंदु कि एंटीवायरस। अब एंटीवायरस के बारे में पढ़ लेंगे। कह रहा है कि एंटीवायरस निर्देशों का समूह अथवा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को वायरस से होने वाली क्षति से बचाया जाता है। अगला है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये देखिए, किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या अधिक प्रोग्रामों का समूह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे आपको दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यह एक मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम की सोचने और सीखने की क्षमता है जो मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने और समझने एवं तर्क करने की क्षमता प्रदान करता है। इसे ही कंप्यूटर भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, अब अगला बिंदु पे ध्यान दीजिए। कह रहा है आपसे कि असेंबलर। अब असेंबलर के बारे में जानिए। कंप्यूटर में प्रयुक्त वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर कहलाता है। आज आपको लगेगा कि पीपीटी कैसा इसका तैयार हुआ है। पीपीटी बेहतर रूप से तैयार हुआ है ना। अब आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन वह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर के यूजर की वैधता की पहचान की जाती है ऑथेंटिकेशन कहलाती है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या है? एक्सिलरी मेमोरी। तो एक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऑक्सिलरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह प्राइमरी मेमोरी से अधिक क्षमता वाली तथा उसकी सहायक होती है। अगला है कि बैक स्पेस कुंजी। क्या है? बैक स्पेस कुंजी। यह कुंजी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब आप लोग टाइपिंग करते होंगे तो बैक स्पेस का बहुत सारा लोग यूज करते हैं, बट ये गंदा आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
ठीक है। अब अगला है ब्लॉग। अब अगर मान लीजिए कि आप कोई सीट वगैरह तैयार कर रहे हैं या फिर कोई लेटर पैड वगैरह तैयार कर रहे हैं, तब वहां अगर कोई भी एरर हो तो उस स्थिति में आप बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। आइए ब्लॉग पे ध्यान दें। कह रहा है कि यह वर्ल्ड वाइड वेब पर एक डिस्कशन या जानकारी वाली साइट होती है जिसमें टेक्स्ट प्रविष्टियां शामिल होती है। आगे की ओर चलें। कह रहा है बिट के बारे में। बाइनरी अंक अर्थात 0 या 1 को बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। अब आइए बाइट के बारे में जान लीजिए। 8 बीटों को सम्मिलित रूप से बाइट कहा जाता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। क्या होता है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मेगाबाइट में मापा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी को किस में मापा जाता है? मेगाबाइट में। अगला है बैकअप। क्या है? बैकअप। अब बैकअप के बारे में जान ले। कह रहे हैं कंप्यूटर द्वारा डिस्क पर उपस्थित सभी सूचनाओं की एक कॉपी बना दी जाती है जिसे बैकअप कहते हैं। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बैकअप में स्टोर डाटा को रीस्टोर कर उपयोग किया जाता है। अगला है बैंडविड्थ। क्या है? बैंडविड्थ है ये क्या करता है कि डाटा संचरण में प्रयोग की जाने वाली आवृत्ति की उच्चतम और न्यूनतम सीमा का अंतर बैंडविड्थ कहलाता है। इसे बिट्स प्रति सेकेंड में मापते हैं। ठीक है। आगे की ओर चले बारकोड पे। ये जो हर प्रोडक्ट पे बारकोड लगा होता है ना, उसके बारे में। अब मुख्य रूप से बारकोड विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर पट्टियां होती है जो कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा को व्यक्त करती है। बारकोड किसी भी उत्पाद के कोड को प्रदर्शित करता है। अगला है कि बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अवधारणा है जिसमें किसी प्रोग्राम को बैच के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है। अगला है बायोमेट्रिक डिवाइस। क्या है? बायोमेट्रिक डिवाइस। अब बायोमेट्रिक डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो दो व्यक्तियों के भौतिक गुण यानी कि फिंगरप्रिंट, हस्तरेखाएं और आवाज आदि की पहचान आसानी से कर सकता है। आगे की ओर चले। कह रहा है कि ब्रॉडबैंड ये क्या है कि नेट चलाने, स्पीड में नेट चलाने का एक बेहतर युक्ति है। जैसे ब्रॉडबैंड एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसके चलने की गति 1 ms पर सेकेंड मिलियन बिट्स प्रति सेकेंड या फिर इससे भी अधिक हो सकती है। अब आइए अगला ब्राउजर। मोबाइल फोन में या फिर आपको कंप्यूटर में दिखा होगा ब्राउजर। तो ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो HTML की फाइलों की वेब पेजों के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित करता है। ब्राउजर के माध्यम से हम इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को आसानी से, यानी यहाँ पे लिखना चाहिए था किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को हम आसानी से देख सकते हैं। अगला है कि बफरिंग। इसमें डेटा मेन मेमोरी में ट्रांसफर होने से पहले कुछ समय के लिए, आइए यहाँ देखिए, कुछ समय के लिए स्टोर होता है। यह एक मेमोरी डिवाइस का प्रोसेस होता है जिसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है जिससे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। अगला है कि वश। कंप्यूटिंग की भाषा। ये देखिए वश के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटिंग की भाषा में वश एक प्रकार का एक ऐसा समूह है जो डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यह तार, सर्किट इत्यादि से मिलकर बना होता है। अगला है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो हर फोन, डिवाइस वगैरह हर चीज में होता है। तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें तारों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे वायरलेस यानी कि बिना तार वाली डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें छोटी दूरी पर स्थित दो माध्यमों के बीच डाटा का आदान प्रदान किया जाता है, यानी लगभग 10 मीटर के रेंज में, है ना। अगर मेरा अनुमान सही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सही बोले। अगला है वग। यह किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि होती है जो कंप्यूटर में उपस्थित विभिन्न प्रोग्रामों में पाई जाती है। वग को हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीबगिंग। अगला है कि CDR या फिर W। क्या है? CDR या फिर W। ये इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रीड यानी कि रीड या राइट कहा जाता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को बार बार लिखा तथा पढ़ा जा सकता है। अगला है CDR। इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है। इसे स्टोरेज डिवाइस में डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। अगला है चिप, जो सामान्य रूप से हम लोग मोबाइल फोन में यूज करते थे, कंप्यूटर वगैरह में भी करते थे मॉडेम के साथ। तो चिप यह एक सामान्यतः सिलिकॉन अथवा
अन्य अर्धचालकों से बना छोटा टुकड़ा या एक उपकरण होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर या मोबाइल आदि में विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम और रो से निर्मित भाग को ही सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। अब अगला है कंप्यूटर का दिमाग, जिसको सीपीयू कहते हैं। इसका पूरा नाम या फिर इसका विस्तृत रूप में इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं की प्रोसेसिंग करता है। अगला है कैरेक्टर प्रिंटर। क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर। तो कैरेक्टर्स प्रिंटर एक बार में टेक्स्ट का एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। यह धीमी स्पीड के प्रिंटर होते हैं, जैसे अंक, अक्षर अथवा कोई भी चिन्ह को एक ही प्रविष्ट करता है। इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहा जाता है। अगला है आपका चैट, जो हम लोग मोबाइल फोन में भी करते हैं। इंटरनेट से जुड़े देश विदेश के कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान करना या वास्तविक संचार चैट कहलाता है। इंटरनेट के अनेक सर्वर चैट सुविधा प्रदान करते हैं। अगला है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे हम स्टार मार्क लगाए हैं क्योंकि ये इससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, हमारे जीवन में कम्युनिकेशन को और भी अधिक सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोग्राम में कई प्रकार के नए नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर की भाषा में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। अब क्लाइंट कंप्यूटर के बारे में देखिए। क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क में अनेक सर्वर को सूचना के आदान प्रदान की सेवा को प्रदान करता है। आगे की ओर चलते हैं क्लिप आर्ट पे। तो कंप्यूटर डेस्क पर कॉपीराइट रहित ग्राफिक चित्र, फोटो, मानचित्र एवं रेखा चित्र आदि का समूह, जिसका प्रयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है कंपाइल। कंपाइल के बारे में ध्यान दीजिए। कह रहे कि उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइल करना कहलाता है। कंपाइलर या उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला है कमांड। किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो उस निर्देश को कमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमांड। अगला है कि कोडिंग। तो प्रोग्रामिंग भाषा के अनुदेशों को लिखने की क्रिया ही कोडिंग कहलाती है। ठीक है, अगला है क्लिपबोर्ड। यह सॉफ्टवेयर की एक सुविधा है जिसके माध्यम से किसी डाटा को अल्पकाल के लिए मेमोरी में स्टोर किया जाता है तथा डाटा ट्रांसफर के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर गणना करने की एक ऐसी मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रोसेसिंग करके उसका उपयुक्त और सही परिणाम को आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में सॉफ्टवेयर का प्रयोग मशीन के विभिन्न प्रकार के टूल्स के निर्माण और मशीन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला कंप्यूटर नेटवर्क। जब विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर किसी वायर या वायरलेस के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है ताकि उनके बीच डाटा का आदान प्रदान किया जा सके, ऐसा नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अगला कंट्रोल यूनिट। यह सीपीयू का वह भाग होता है जो इसके ऑपरेशन को संचालित करता है। इस यूनिट का कार्य आउटपुट डिवाइस की गतिविधियों को निर्धारित करना है। आगे की ओर चले। कह रहा है कि कंट्रोल पैनल। यह एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम को कंट्रोल करने के सारे तरीके मौजूद होते हैं। कंट्रोल पैनल के फंक्शन की मदद से आप विंडो की सेटिंग और उसमें बदलाव कर सकते हैं और यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक भाग होता है। ये अपने यूजर को सिस्टम की सेटिंग को ठीक करने की अनुमति देता है। अगला है क्रिप्टोग्राफी। किसी डाटा तथा निर्देशों को सिफर टेक्स्ट के द्वारा संरक्षित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः सेव किए गए डाटा तथा निर्देश को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। अगला सीडी रोम। तो कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली यह कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे डेटा को केवल रीड कर सकते हैं उसे सीडी रोम कहते हैं। ठीक है, अगला है कर्सर। तो कर्सर के बारे में जान लेते हैं। टेक्स्ट लिखते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली रेखा को कर्सर कहते हैं। अगला है डाटा। निर्देश तथा सूचनाएं जिन्हें कंप्यूटर में स्टोर या अन्य कार्यों को करने के लिए किया जाता है उसे डाटा कहा जाता है।
अगला है डाटाबेस। तो डाटाबेस सूचनाओं तथा महत्वपूर्ण डाटा का संग्रह होता है जिसकी सहायता से आवश्यकता पड़ने पर डाटा को आसानी से प्राप्त, अपडेट तथा मैनेज किया जा सकता है। अगला है आपका कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें बहुत से प्रोग्राम का समूह होता है जिसके द्वारा डाटा को व्यवस्थित करने, सूचना देने अथवा उसमें परिवर्तन करने आदि के कार्य सरलता पूर्वक किए जाते हैं। अगला है डाटा एंट्री। ठीक है, तो डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करना डाटा एंट्री कहलाता है। अगला है डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि एक फाइल एक या एक से अधिक बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित होती है तो उसे डाटा रिडंडेंसी क्या है, रिडंडेंसी कहा जाता है। ठीक है, रिडंडेंसी। आगे की ओर चले, कह रहा है डिबगर। क्या है डिबगर? तो डिबिंग को प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर डिबगर कहलाते हैं। अगला है डेस्कटॉप। क्या है डेस्कटॉप? तो कंप्यूटर को ऑन करने के तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। अगला है डिजी लॉकर ऐप। यह आधार कार्ड और सेलफोन नंबर दोनों से जुड़े सभी जानकारी डॉक्यूमेंट को संग्रहित करने के लिए एक डिजी लॉकर है। डिजिटल लॉकर है। क्या है डिजिटल लॉकर? यहाँ डिजी लॉकर है। ठीक है, अब आइए डिजिटल कंप्यूटर पे। तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। कह रहा डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या है डिजिटल वीडियो डिस्क? यह एक भंडार युक्ति है, या ये क्या है, एक भंडारण युक्ति है। क्या? डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसमें सूचनाओं को पढ़ने तथा लिखने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है जिस कारण इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं। अगला डिस्क ड्राइव। क्या है डिस्क ड्राइव? ये वह डिस्क ड्राइव जिसके द्वारा हम अपने डेटा को पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर के डिस्क पर लिखने की अनुमति देता है, उसे हम डिस्क ड्राइव कहते हैं। अगला है डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट यह एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसे मॉनिटर भी कहा जाता है। यह अपनी स्क्रीन पर डाटा को और उसके परिणामों को प्रदर्शित करता है। अगला है डोमेन नेम। तो डोमेन नाम हमारी वेबसाइट का एक नाम होता है जिसमें इंटरनेट यूजर हमारी वेबसाइट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को खोजने और पहचानने के लिए डोमेन नाम का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अपना द सक्सेस पॉइंट 2.0 है ना। अगला है डॉट्स प्रति इंच। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डीपीआई का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। यह प्रति 1 इंच में उपस्थित बिंदुओं की संख्या है जो ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूप में होती है। अगला है डॉट पिच। तो दो कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर चले डाउनलोड। तो इंटरनेट से या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को सेव करने की प्रक्रिया को ही डाउनलोड कहते हैं। अगला है ड्रैग। जब हम माउस द्वारा डाटा के किसी भी भाग को सिलेक्ट करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं तो इस प्रक्रिया को ड्रैगिंग कहते हैं। अगला ई कॉमर्स। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पाद और क्या है सेवाएं खरीदना, बेचना तथा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सर्विसेज आदि को इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स कहा जाता है। अगला बिंदु पे ध्यान दीजिए, ईपी रोम है। क्या है ईपी रोम? तो इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, इस रोम को फिर से प्रोग्राम करने के लिए इसे सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसे हम एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से अपने कंप्यूटर में ही प्रोग्राम कर सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका प्रयोग टेक्स्ट या फाइल के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है और प्राप्त भी किया जाता है। अगला ईपी रोम। क्या है ईपी रोम है। ठीक है, क्या है ईपी रोम? तो इसका पूर्ण रूप होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक भंडारण युक्ति है जिसमें संचित डाटा को क्या करते हैं, संचित डाटा को मिटाकर नई सूचना को संचित किया जाता है। ठीक है, जा सकता है। अगला है एरर मैसेज। क्या है एरर मैसेज? जब भी आप लोगों के फोन में भी या फिर कंप्यूटर में भी एरर मैसेज जो आता है जल्दी हटता नहीं है, उसको कैसे करते हैं? किसी भी यूजर द्वारा कंप्यूटर पर कार्य करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि को बताने वाला संदेश ही एरर मैसेज कहलाता है। यही एरर मैसेज जो है ये क्या करता है, आपको बताता है कि ये मैसेज आपके
ये डिस्प्ले पे फ्लैश हुआ है। अगला है कि इथरनेट। क्या है इथरनेट? इथरनेट एक आधुनिक तकनीक है। इसका प्रयोग लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़े स्थानीय कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला है एग्जीक्यूशन टाइम। तो किसी एक प्रोग्राम या निर्देश को कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित करने में लगा कुल समय एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। अगला है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल। वे फाइलें जिसे हमारे कंप्यूटर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, ऐसी फाइलें एग्जीक्यूटेबल फाइलें कहलाती हैं। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है एक्स्ट्रानेट। क्या है? एक्स्ट्रानेट है। तो एक्स्ट्रानेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी यूजर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट से आपस में जोड़ती है। अगला है फॉर्मूला। फॉर्मूला एक समीकरण होती है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट में किसी सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अगला है फाइल। अपने कई प्रकार के रिकॉर्डों और सूचनाओं को एक स्थान पर सुरक्षित रूप में रखना ही फाइल कहलाता है। फाइल के द्वारा हम कई प्रकार की सूचनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला बिंदु पे ध्यान दीजिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किसी भी प्रकार की फाइलों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए करते हैं। अगला है आपका फायरवॉल। यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त सभी डाटा तथा सूचनाओं का विश्लेषण करता है। अगला है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग भंडारण के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक की बनी होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अगला है फॉन्ट। तो फॉन्ट एक निश्चित आकार और शैली का एक विशिष्ट टाइप फेस है। क्या है? टाइप फेस है जिसमें किसी शब्द को विभिन्न प्रकार से लिखने की व्यवस्था होती है, जैसे बोल्ड हो या फिर इटैलिक हो, विभिन्न प्रकार के। अगला है फुटर। किसी पेज के सबसे नीचे की रो में लिखा डाटा फुटर कहलाता है। अगला है आपका फॉर्मेट। किसी भंडारण युक्ति जैसे डिस्क को प्रयोग में लाने से पूर्व सेक्टर तथा ट्रैक में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेट कहते हैं। अगला बिंदु पे ध्यान दीजिए, गैजेट है। तो गैजेट एक विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर प्रोग्राम होते हैं जो हमारे काम को आसान बनाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। अगला है जियो। GIO है। तो इसका क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। GIO वह त्रुटि होती है जो इनपुट किए गए गलत डाटा को एक विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के कारण आउटपुट में लाती है। आगे की ओर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसे विजुअल इंटरफेस भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा सभी प्रकार की फाइलें क्या होता है, कमांड्स एवं सॉफ्टवेयर इत्यादि को आइकन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला हैकर। हैकर किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसके अनुमति के बिना प्रवेश करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अगला है हैंग। कंप्यूटर पर कार्य करते समय अनावश्यक नियमों का पालन करने से कंप्यूटर का रुक जाना हैंग करना कहलाता है। ठीक है। अगला है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत अस्थायी आउटपुट होता है, जैसे पेपर पर प्राप्त प्रिंट आउटपुट। ठीक है। अगला है हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम हाथ से छू या महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU। अगला होम पेज। वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलने वाला पृष्ठ होम पेज होता है। होम पेज वेबसाइट में प्रयुक्त सूचनाओं को कंटेंट्स के रूप में प्रदर्शित करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्या है? अगला बिंदु आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रित रूप हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अगला है आपका बिंदु हाइपरलिंक। तो किसी पेज या दस्तावेज को किसी अन्य पेज या दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को संक्षेप में HTML कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP है ना। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर फाइलों को मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला इंकजेट प्रिंटर। तो इस प्रिंटर से इंक की छोटी छोटी बूंदों को कागज पर डालकर छपाई की जाती है। अगला इनपुट। परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए डाटा तथा निर्देशों को इनपुट कहा जाता है। अगला है आपका इनपुट डिवाइस। तो परिणाम प्राप्त करने के लिए डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस को इनपुट डिवाइस
कहते हैं। आगे की ओर ध्यान देंगे, इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग का वो आधुनिक स्वरूप है जिसमें आपको पारंपरिक बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है, जैसे कॉलेज की फीस जमा करना, मोबाइल पेमेंट, बिल जमा आदि, जो बिजली बिल वगैरह जो भी है विभिन्न प्रकार के। अभी तो गूगल पे, फोन पे, भारत पे, पेटीएम क्या क्या आ गया है ना। अगला इंस्टेंट मैसेजिंग। यह इंटरनेट पर उपलब्ध एक चैट प्रोग्राम है जो रियल टाइम में लोगों को कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। अगला है आपका इंटरनेट। यह दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक विशाल कंप्यूटर नेटवर्क है जिस पर अधिकतर सभी सूचनाएं उपलब्ध होती है। अगला बिंदु पे ध्यान दीजिए, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह एक संस्था है जो इंटरनेट की सर्विस प्रदान करती है। आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस के बारे में गहन से ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक अद्वितीय एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। इंटरनेट सफरिंग। उपयोगी सूचनाओं को इंटरनेट पर खोजने को इंटरनेट सफरिंग कहते हैं। अगला इंटरप्रेटर। इसके द्वारा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रत्येक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। आगे की ओर चलेंगे, अगले बिंदु पे ध्यान देंगे। अगला है आइकन आपका। ये छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। अगला इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यह सिलिकॉन से निर्मित पतली चिप होती है जिस पर अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। अगला है जेपीईजी। जेपीजी जो यह डिजिटल फोटोग्राफी के लिए प्रयोग में होने वाला एक प्रारूप है, कल के सेशन में बताए होंगे। अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक है यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मुख्यतः वीडियो गेम्स खेलने के लिए किया जाता है जॉयस्टिक का। आगे की ओर चलते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। अगला है आपका कीबोर्ड। चलिए, क्या है आपका यहाँ पे कीबोर्ड है। यह एक इनपुट डिवाइस है जो सभी कंप्यूटर से जुड़ी होती है। यह देखने में बिल्कुल टाइपराइटर के समान होती है। अगला है कर्नेल। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जिस पर अन्य कार्य आधारित होते हैं तथा जिसमें यूजर स्वयं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगला है की स्ट्रोक। कीबोर्ड में बटन को दबाने की क्रिया को की स्ट्रोक कहते हैं। अगला है आपका किलोबाइट। यह मेमोरी की इकाई है। एक केबी बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। ये पहले ही बता चुके हैं। अगला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो सीमित क्षेत्र में ही एक या अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर प्राप्त हुए नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगला है लाइनक्स। क्या है लाइनक्स? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पीसी में किया जाता है। इसका विकास अनेक प्रोग्रामरों द्वारा किया गया है। अगला है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? इसे संक्षेप में LSI कहते हैं। यह एक चिप है जिस पर लगभग 30,000 कितने हैं 21 दहाई 30,000 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। ठीक है। अगला है लैपटॉप। तो लैपटॉप एक छोटा कंप्यूटर होता है। इसे यूजर अपने साथ कहीं भी आसानी से ले जा सकता है क्योंकि इसे हम अपने हाथ में लेकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे लैपटॉप कहते हैं। अगला है लॉगिन। तो किसी भी वेबसाइट पर कार्य को शुरू करने के लिए उस प्रोग्राम में प्रवेश किए जाने की क्रिया को लॉगिन कहते हैं। अगला लॉग ऑफ। तो अपना कार्य पूरा करने के बाद प्रोग्राम से बाहर निकलने की क्रिया को लॉग ऑफ कहलाती है या कहते हैं। अगला है लैंग्वेज प्रोसेसर। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी भी अन्य भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर इत्यादि। अगला है आपका माउस। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग डाटा में उपस्थित किसी भी आवश्यक तथ्य को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। क्या हो जाएगा अगला बिंदु आपका मैक एड्रेस। तो यह एक और आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। मैक एड्रेस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस की विशिष्ट पहचान करता है। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर पर कई यूजर्स एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग क्षमता अत्यधिक होती है। अगला है मेन मेमोरी। तो यह मेमोरी सीपीयू का ही भाग होता है। यहाँ पे मार्ग लिखा गया है गलती से, यह क्या होगा? भाग होता है, इसलिए इसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। अगला है रैम तथा रोम, मैग्नेटिक स्टोरेज। अब यह डेटा सूचना को संग्रहित करने के लिए चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करता है, जैसे कि हार्ड डिस्क का। अगला है कि मेन्यू।
अब किसी सॉफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम में उपस्थित विकल्पों की सूची को मेन्यू कहा जाता है। अगला है माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे छोटे आकार का कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा मिनी कंप्यूटर, इनका आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। वह इनका प्रयोग वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक इत्यादि द्वारा किया जाता है। अगला मॉड्यूलेशन, तो इस प्रक्रिया द्वारा डाटा डिजिटल संकेतकों को एनालॉग संकेतकों में परिवर्तित करके संचार माध्यम तक भेजा जाता है। अगला है मल्टीमीडिया। क्या है मल्टीमीडिया? इसके अंतर्गत सूचना प्रदर्शित करने वाले दो से अधिक माध्यमों का एक साथ प्रयोग होता है, जैसे ग्राफ, एनिमेशन, टेक्स्ट इत्यादि, है ना। आगे की ओर चलते हैं। करा मोबाइल ऐप, यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो विशेष मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट के लिए डिजाइन होते हैं। अगला मोबाइल वॉलेट, एक प्रकार की भुगतान सेवा है। मोबाइल वॉलेट क्या है? एक प्रकार की भुगतान सेवा जिसके माध्यम से मोबाइल डिवाइस पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। अगला नेटवर्क, सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों पर परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आगे की ओर चलेंगे। नेटिकेट है। क्या है नेटिकेट? अब ऑनलाइन उचित शिष्टाचार और व्यवहार के महत्व का प्रतिनिधित्व कौन करता है? नेटिकेट करता है। अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और क्या है इंकजेट, क्या है इंकजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। अगला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इसका प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह कार्ड नेटवर्किंग केबल और कंप्यूटर इंटरवल बस के मध्य कनेक्शन स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? मध्य कनेक्शन स्थापित करते हैं। किन के बीच? तो नेटवर्किंग केबल और कंप्यूटर इंटरवल बस के मध्य कनेक्शन स्थापित करते हैं। अगला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। इस सोर्स कोड को उपयोगकर्ता द्वारा पढ़ा या संशोधित किया जाता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम, यह प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता है। अगला है ऑनलाइन, तो इंटरनेट से जुड़कर कार्य करना ऑनलाइन होना कहलाता है। अगला है ऑफलाइन। ऑफलाइन संपर्क में यूजर इंटरनेट में उपस्थित सूचनाओं को अपने अपने कंप्यूटर में संग्रहित करके इंटरनेट संपर्क बंद कर देता है, तत्पश्चात भी वह सूचनाओं का अध्ययन करता रहता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम, अधिक प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है आपका आउटपुट, तो यह क्या है? यह क्या करता है कि यूजर द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देश को प्रोसेस करके कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। अगला है आपका प्रोसेसर, कंप्यूटर की क्रियाओं व अनुदेशों को प्रोसेसिंग करने वाले भाग को प्रोसेसर कहा जाता है। अगला है आपका प्रोग्राम, संकेतकों या क्या है निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अगला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, पीरोम। तो इस इलेक्ट्रॉनिक भंडारण युक्ति द्वारा क्या है? इस इलेक्ट्रॉनिक भंडारण युक्ति द्वारा कंप्यूटर में स्थित भंडारण को केवल पढ़ा जा सकता है। अगला है आपका प्रोग्रामर, तो कंप्यूटर पर काम करने सॉफ्टवेयर आदि तैयार करने व उसमें उसे जांचने वाला व्यक्ति प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है। अगला है आपका प्रोटोकॉल, दो कंप्यूटरों के बीच डाटा संचरण में सहायक नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। अगला है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर क्लोज्ड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यह सॉफ्टवेयर क्या? क्लोज सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सीमित है। अगला है क्वेट्री, यह एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड है जिसके शीर्ष रो पर Q, W, E, R, T और Y कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलिए। अगला है आपका रैम, तो इसका विस्तृत रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की प्राइमरी व विशेष मेमोरी है जिसमें संचित डाटा कंप्यूटर बंद करने पर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अगला है रोम, इसका विस्तृत रूप है रीड ओनली मेमोरी है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, कंप्यूटर बंद होने पर इसमें संचित डाटा समाप्त नहीं होता जबकि रैम में हो जाता है। अगला है रिबूट,
तो यह कंप्यूटर को बंद कर दोबारा स्टार्ट करने वाली प्रक्रिया है, इसे रीस्टार्ट भी कहते हैं और रिबूट भी। आगे की ओर चलिए, अगले बिंदु पे ध्यान दीजिए। अगला है रजिस्टर। तो रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तेज गति वाले अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है। अगला है आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर और मोबाइल फोन के संचालन के लिए एक आवश्यक प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर को अपने हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अगला है स्कैनर। यह किसी टेक्स्ट या ग्राफिक फोटो के प्रारूप को आवश्यकता अनुसार स्क्रीन पर स्कैन करने वाला एक यंत्र होता है। अगला है सेकेंडरी मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी है जिसे संचित डाटा कंप्यूटर बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता है। आगे की ओर चलते हैं, अगले बिंदु पे करा सिक्वेंशियल एक्सेस। किसी डाटा को एक ही क्रम में पढ़ने को सिक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है। अगला है स्मार्ट वॉच, जो आजकल चल रहा है। यह पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो एक कलाई घड़ी के समान है। इसमें वॉच, सेल फोन, कैलकुलेटर, कैमरा, जीपीएस, नेविगेशन, सीडी कार्ड, टच स्क्रीन आदि विशेषताएं शामिल होती है। अगला है सुपर कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जिसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे होते हैं तथा यह उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इन्हें किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही तैयार किया जाता है। अगला है सोशल नेटवर्क। इंटरनेट आधारित कनेक्शन बनाने का एक तरीका है क्या? सोशल नेटवर्क। अगला बिंदु पे चलिए, स्पैम है। तो एक प्रकार से मैसेजिंग सिस्टम्स का दुरुपयोग है जिसके अंतर्गत अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में भेजा जाता है। अब जब भी आप ईमेल खोलते होंगे तो स्पैम में भी मैसेज रहते हैं ना। अब टेक्स्ट को पढ़िए। टेक्स्ट शब्दों, अंकों व प्रतीकों के समूह को ही टेक्स्ट कहते हैं। अगला है टाइम शेयरिंग। इसके अंतर्गत कई उपभोक्ताओं के एक साथ काम करने पर सीपीयू द्वारा प्रोग्रामिंग के लिए एक निश्चित समय अवधि प्रदान की जाती है। अगला है आपका टेम्पलेट। एक पूर्व निर्धारित डॉक्यूमेंट है जो कंप्यूटर में स्टोर रहता है क्या? टेम्पलेट। आगे की ओर चलेंगे, क्या है उबुंटू? यह डेबियन जेएनयू यानी कि लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है आपका यूनिक्स। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें डाटा प्रबंधन का कार्य कर्नेल द्वारा होता है। अगला यूपीएस। क्या है यूपीएस का होगा इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। यह कंप्यूटर को बिना बाधित हुए विद्युत उपलब्ध कराने वाला उपकरण है। अगला है आपका अंडू। किसी प्रोग्राम में किए गए परिवर्तनों को पुनः प्राप्त करना अंडू कहा जाता है। जब आप लोग करते होंगे क्या, किसी भी लिंक वगैरह को या फिर किसी भी सर्च इंजन को आप हटाते होंगे तो आपको क्रोम पे भी या फिर अन्य वेबसाइट पे आपको अंडू करने का ये मिलता है, विकल्प मिलता है। ठीक है। अगला आपका बिंदु है यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर की कम जानकारी रखने वाले और यूजर की सहायता करने वाले सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला है आपका वायरस। तो वायरस वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर पर कंट्रोल प्राप्त करके उनसे असामान्य व विनाशकारी कार्यों को करवाते हैं। अगला है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यह नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटरों से आपस में मिलाकर बनाया जाता है। इसका विस्तृत क्षेत्र एक शहर, महाद्वीप अथवा पूरे देश में फैला हो सकता है। अगला बिंदु पे ध्यान देंगे। अगला है आपका वेबसाइट। तो विभिन्न प्रकार के वेब पेजों के एक संग्रह को ही हम वेबसाइट कहते हैं, जिसका प्रयोग इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है आपका विंडो। तो विंडो कंप्यूटर स्क्रीन का वह भाग होता है जिसके द्वारा यूजर अपने विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न करता है, विंडो कहलाता है। अगला है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को बनाने, एडिट करने तथा प्रिंट करने में होता है। अगला है आपका वेब ब्राउजर। क्या है वेब ब्राउजर? तो इस सॉफ्टवेयर द्वारा इंटरनेट पर वेबसाइटों को आसानी से खोजा जा सकता है। अगला बिंदु आपका खत्म हो गया। यहाँ से आपका फुल फॉर्म है जो आप लोग स्टडी पैकेज में भी इसे कर लीजिएगा। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपके लिए ही छोड़ा गया है ताकि आप लोग जब पीडीएफ को डाउनलोड करके
पढ़े तो इसे भी पढ़ ले। और ओनली आप क्या करिएगा कि सेशन को 3-4 बार रिपीट कर दीजिए ताकि आप लोगों का जो है ना हर डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा वीडियो को डाउनलोड PDF को डाउनलोड करके। यहाँ पे 2G है सेकेंड जनरेशन, 3G है थर्ड जनरेशन, 4G हो जाएगा आपका फोर्थ जनरेशन और 5G हो जाएगा 5th जनरेशन। ठीक है, तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और अपने व्यूअर एवं सब्सक्राइबर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें मेरे भाई मेरे दोस्त। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारा साथ दे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।